बंगाल रीजन हिस्ट्री में इतना रिच रहा है कि एक समय में बंगाल का वर्ल्ड जीडीपी में 12% योगदान था। वहीं बंगाल का मलमल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। बंगाल के बारे में कहा जाता था कि जो बंगाल आज सोचता है वहीं बाकी भारत कल सोचेगा। आज वेस्ट बंगाल पर लगभग 6 लाख करोड़ का कर्ज है, यानी आज वेस्ट बंगाल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा लोन के इंटरेस्ट को चुकाने में चला जाता है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आज वेस्ट बंगाल, जिसके पास न तो कोई इंडस्ट्री है और न ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जो बंगाल एक समय में रिच रीजन था, वो आज इस सिचुएशन में कैसे पहुंच गया? मुगल एम्पायर के समय में बंगाल हिंदुस्तान का सबसे रिच प्रांत था और बंगाल का वर्ल्ड जीडीपी में 12% योगदान था। वहीं बंगाल का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। पूरे एशिया में होने वाले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 50% अकेला बंगाल से होता था। बंगाल हिस्ट्री में इतना रिच रहा है कि जिसका जिक्र ब्रिटिश जर्नलिस्ट विलियम डिग्बी ने कहा कि बंगाल ब्रिटेन से भी अमीर था। वहीं बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया। इसके बाद आने वाले 200 सालों तक अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा। बंगाल के डाउनफॉल के कई कारण थे, जिसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। बंगाल जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा से ही एक ही संस्कृति का हिस्सा रहा, जिसे धर्म के आधार पर बांट दिया गया। जब यूनाइटेड बंगाल का पार्टीशन हुआ तब बंगाल का पूर्वी हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान बन गया, वहीं वेस्ट बंगाल भारत में शामिल हो गया। वहीं पार्टीशन के बाद लाखों हिंदू ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आ गए। वहीं वेस्ट बंगाल से भी मुस्लिम ईस्ट पाकिस्तान चले गए। 1951 की जनगणना के अनुसार ईस्ट पाकिस्तान से 2.5 मिलियन शरणार्थी वेस्ट बंगाल में आए थे। वहीं बंगाल के पार्टीशन ने जूट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि बंगाल के विभाजन के बाद जूट उत्पादक करने वाली 75% भूमि ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। वहीं सभी जूट मिलें वेस्ट बंगाल में मौजूद थी। इस कारण इंडियन जूट इंडस्ट्री को बुरी तरह प्रभावित किया, क्योंकि वेस्ट बंगाल को जूट के कच्चे माल पर ईस्ट पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता था। 1948 में भारत और पाकिस्तान के बीच स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसका मतलब था कि दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये एग्रीमेंट ज़्यादा महीने नहीं चला और ईस्ट पाकिस्तान ने जूट पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद 6 अप्रैल 1950 को नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गए। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान से कच्चे जूट की आपूर्ति बंद होने से कलकत्ता की मिलें इससे बुरी तरह प्रभावित हुई। इंडिया और पाकिस्तान ने 1950 के दशक में जूट पर बार बार व्यापार समझौते हुए और इसका उल्लंघन हुआ। लेकिन इससे एक बात साफ होती जा रही थी कि जूट के कच्चे माल के उत्पादन और जूट निर्माण की बात आती है तो दोनों देश ही सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं। वहीं भारत का आत्मनिर्भर जूट इकोनॉमी बनाने का मतलब था कि कच्चे जूट का उत्पादन को बढ़ाना होगा। इस कारण विभाजन के तुरंत बाद अधिक जूट अभियान शुरू किया गया, जहां भारत और पाकिस्तान आत्मनिर्भर जूट नेटवर्क विकसित करने में लगे थे। वहीं दुनिया बंगाल के जूट से दूर होती जा रही थी, क्योंकि अब मार्केट में नायलॉन जैसे रेशे आने के बाद वेस्ट बंगाल के व्यापार में कमी आने लगी। वहीं इस समय वेस्ट बंगाल में एक बड़ी आबादी जूट इंडस्ट्री में लगी हुई थी। बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। जहां ईस्ट बंगाल में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, वहीं वेस्ट बंगाल में हिंदू आबादी ज़्यादा थी। वहीं ईस्ट पाकिस्तान से 2.5 मिलियन लोग वेस्ट बंगाल में आए थे। वहीं जब पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया तो ईस्ट पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर लोगों पर अत्याचार किए गए और हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। इस कारण लोग ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने लगे। वहीं जब वेस्ट बंगाल में अचानक जनसंख्या वृद्धि देखी गई तो वेस्ट बंगाल में जितनी फसल होती थी, शरणार्थियों के कारण वेस्ट बंगाल में फूड शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ रहा था। बंगाल की इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर निर्भर थी। 1965 में ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे कंपेयर टू जूट इंडस्ट्री। बंगाल की इंडस्ट्री के डाउनफॉल की कहानी शुरू होती है 1962 में भारत चीन के युद्ध से। वहीं इसके भी 3 साल बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिससे भारत की इकोनॉमी में काफ़ी डाउनफॉल आया।
वहीं इसके बाद 1965 और 1967 में भारत में सूखा पड़ा, क्योंकि भारत में ना के बराबर बारिश हुई थी और उस समय इंडिया में 2/3 एग्रीकल्चर बारिश पर निर्भर थी। इस कारण सरकार के पास अब 2 ऑप्शन थे, पहला भूखमरी को ख़त्म करना और दूसरा इंडस्ट्री को डेवलप करना। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहला ऑप्शन चुना और अब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। तो जिन इंडस्ट्री को पहले गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा था वो अब कम हो गया। वही जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आती है तो ये वेस्ट बंगाल के लिए नई इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आए, जिससे वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बड़े बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जगह छोटे बिजनेस को बढ़ावा देगी। जहां महाराष्ट्र में छोटी स्केल इंडस्ट्रियां 67% लोगों को रोजगार दे रही थी, वहीं वेस्ट बंगाल में छोटी स्केल इंडस्ट्रियां 89% लोगों को रोजगार दे रही थी। 1952 में सभी इंडस्ट्री की बराबर ग्रोथ करने के लिए ट्रेड इक्वलाइजेशन पॉलिसी लागू की गई, जिसके अनुसार यदि आप भारत में कहीं भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिनरल ट्रांसफर पर सब्सिडी देगी। यदि आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो आयरन और कोल इन रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, तो जाहिर है आप उन जगहों पर इंडस्ट्री सेटअप करोगे जहां से इन मटेरियल को ट्रांसफ़र करना आसान हो, ताकि ट्रांसफ़र की कॉस्ट बच सके। लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार इंडस्ट्री कहीं भी लगाओ, इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचाने पर सरकार सब्सिडी देगी। इसलिए बिजनेसमैन उन जगहों पर इंडस्ट्री लगाने लगे जहां एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट बचे। तो बिजनेसमैनों ने सारी इंडस्ट्री उन स्टेटों में लगाई जहां सी पोर्ट पास था। और इस समय तक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को ये रियलाइज हो चुका था कि एक समय में वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री प्रोडक्शन का शेयर 30% था, वो अब घटकर 6% हो चुका था। इसके बाद वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर आई, लेकिन अब तक वेस्ट बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराना हो गया था। जो बाकी स्टेट की तुलना में वेस्ट बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पीछे था। वेस्ट बंगाल के सिंगूर में टाटा मोटर्स को नैनो प्लांट लगाने की अनुमति मिल गई, लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में किसानों ने इसका विरोध किया। इस कारण टाटा मोटर्स ने यह प्लांट वेस्ट बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दिया और इस घटना का बहुत बड़ा असर वेस्ट बंगाल की इमेज पर हुआ। इसके बाद वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट गिरती गई। फिर 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। वही बंगाल की 2011 से 2017 के बीच ग्रोथ रेट 5.5% रही। वही ऑल इंडिया एवरेज ग्रोथ रेट 7.1% रही। आज डेट टू जीएसडीपी के मामले में वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर आता है, यानी आज वेस्ट बंगाल अपनी जीडीपी का 38.8% कर्ज है। वहीं आज वेस्ट बंगाल अपनी रेवेन्यू का 20% से ज़्यादा सिर्फ कर्ज के इंटरेस्ट रेट को चुकाने के लिए खर्च करता है।